हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पर एक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम हमारे भूगोल विषय के 5 लेसनों का अध्ययन कर चुके थे। आज उसी क्रम में हमारे पाठ्यक्रम के लेसन नंबर 6 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव अधिवास। अधिवास शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। अधिवास अर्थात आवासों का संगठित समूह। आवासों का संगठित समूह अधिवास के नाम से जाना जाता है। मानव अधिवास की जो प्रथम इकाई है या मूलभूत इकाई है वो मकान या घर या कह सकते हैं आवास। आवास, मकान या घर अधिवास की मूलभूत इकाई कहलाती है। अर्थात विभिन्न आवासों का समूह अधिवास के नाम से जाना जाता है। अब बात ये करते हैं सबसे पहले इस आवास की। मानव के द्वारा अपने परिवार की, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए आवासों का निर्माण किया गया। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक आवासों के स्वरूपों में काफी बदलाव देखने को मिला। जहां प्राचीन समय में मानव गुफाओं में, पेड़ों की टहनियों पर निवास करते थे। समय बीता, लकड़ियों से, बांस से अपने लिए झोपड़ी नुमा संरचना निर्मित की। धीरे धीरे ये आवास स्वरूप बदलते चले गए। झोपड़ी से मकानों में आए। कच्चे मकान हुआ करते थे, ईंट, गारे, मिट्टी से निर्मित ये मकान हुआ करते थे। समय बीता, पक्के मकानों का निर्माण होने लगा और आज बड़े बड़े फ्लैट, बंगले, कोठियां निर्मित होने लगी। ये सब आवासों का ही स्वरूप है। इन सब में एक कॉमन बात ये रही कि मानव ने इनका निर्माण जो किया वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किया। यह सुरक्षा प्रकृति से थी, यह सुरक्षा पशुओं से थी, यह सुरक्षा स्वयं एक दूसरे से थी। अर्थात मानव के द्वारा ही मानव की सुरक्षा करने के दृष्टिकोण से इनका निर्माण किया गया। जंगलों में जब निवास करता था तो जंगली जानवरों से बचने के लिए, सर्दी, गर्मी, बरसात से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, अपनी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए इन आवासों का निर्माण हुआ, जो सदियों से अस्तित्व में है। स्वरूप बदल गया हो, लेकिन मूलभूत जो उसकी आवश्यकताएं थी, अर्थात जिस कारण से इनका निर्माण किया गया, वो कारण आज भी मौजूद है। और आज भी मानव आवास का निर्माण मुख्यतः सुरक्षा के कारण ही करता है, सुरक्षा के लिए ही करता है। हमने आवासों के बारे में बहुत विस्तार से भी चर्चा कर ली है। आइए आवासों के प्रकारों की बात करें।
आवास को मुख्यतः दो प्रकार से यानी अधिवासों को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया। एक अस्थायी अधिवास और दूसरा स्थायी अधिवास। अस्थायी, जब मानव घुमंतु जीवन यापन करता था, जब मानव एक स्थान विशेष पर टिककर निवास नहीं करता था, तो उसके द्वारा जो अधिवास बनाए जाते थे वो अस्थायी अधिवास होते थे। अर्थात स्थान विशेष पर, निश्चित स्थान पर ये निर्मित नहीं होते थे। इनका समय निश्चित नहीं होता था। सर्दी, गर्मी, बरसात के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, भोजन के आधार पर ये अधिवास परिवर्तित होते रहते थे। अर्थात जहां भोजन मिला मानव का समूह उन्हीं स्थान पर चला जाता था। भोजन की समाप्ति पर उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर वह चला जाता, प्रवेश कर जाता था। अर्थात शॉर्टली अगर मैं बात इतनी सी कहूं कि अस्थायी अधिवास निश्चित नहीं होते थे, ये समय के अनुसार बदलते रहते थे। इनका स्थान परिवर्तित होता रहता था, कभी पर्वतों पर, कभी पठारों पर, कभी मैदानों पर इन अधिवासों का निर्माण किया जाता है। लेकिन दूसरा जो प्रकार है वो है स्थायी अधिवास। जब मानव में सभ्यता का विकास हुआ और मानव ने एक निश्चित स्थान पर रुककर निवास करना शुरू कर दिया, तब निर्मित हुए स्थायी अधिवास। इन स्थायी अधिवासों का निर्माण मुख्यतः सर्वप्रथम नदी घाटियों के किनारे या कह सकते हैं नदियों के किनारे पर विकसित हुआ। कारण था नदियों के किनारे पर उपजाऊ मृदा और जल की उपलब्धता थी। ऐसे में कृषि कार्य करना मानव ने स्टार्ट कर दिया। इससे पहले मानव आखेट करता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था। लेकिन जब मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया तो ये कृषि एक स्थान पर रुककर की जाने लगी। जब एक स्थान पर रुककर की जाने लगी तो अधिवास भी जो निर्मित हुए वो स्थायी अधिवासों के रूप में जाने गए। तो क्या पढ़ा हमने अभी तक? सबसे पहले मानव अधिवास की बात करें। अधिवास जो आवासों का संगठित समूह कहलाता है और मानव अधिवास की जो मूलभूत इकाई है वो आवास, मकान या घर कहलाती है। इन अधिवासों का जो निर्माण हुआ था वो मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा की दृष्टि से, यानी मुख्यतः कारण सुरक्षा का था। सुरक्षा की दृष्टि से इनका निर्माण किया गया। ये अधिवास दो प्रकार के थे मुख्यतः, एक अस्थायी और दूसरा स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास जो स्थान के अनुसार, समय के अनुसार बदलते रहते हैं, जबकि स्थायी अधिवास जो समय के अनुसार नहीं बदलते। आइए चर्चा करते हैं अगले टॉपिक की। अधिवासों का एक दूसरा प्रकार और देखने को मिलता है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। नाम के अकॉर्डिंगली आप समझ गए होंगे। ग्रामीण अधिवास यानी गांवों के अंतर्गत जो अधिवास पाए जाते हैं वो ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं, जबकि नगरों में पाए जाने वाले अधिवास नगरीय अधिवास कहलाते हैं। पहले तो ये बात कर लें कि आखिर किस क्षेत्र को ग्रामीण कहा जाता है और किस क्षेत्र को नगरीय कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के आधार पर जिसकी चर्चा हम पिछली वीडियो में करके चुके हैं,
अर्थव्यवस्था के आधार पर मानव के व्यवसायों को 5 भागों में बांटा गया था। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ऐसे 5 भाग, चतुर्थक और पंचम, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत जो शामिल किया जाता है वो कृषि को किया जाता है। अर्थात जिस क्षेत्र के अधिकांशतः लोग कृषि कार्य करते हैं उस क्षेत्र को ग्रामीण कहा जाता है, और जिस क्षेत्र के अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए होते हैं उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहते हैं। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र के लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं, अधिकांशतः, एक दो से फर्क नहीं पड़ता, अधिकांशतः मोस्टली पॉपुलेशन वहां की किन कार्यों में लगी है। जैसे कहा जाता है कि आज भी हमारे देश की लगभग 55% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। तो एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गांवों के अंतर्गत निवास कर रहा है। हालांकि शहर बढ़ रहे हैं, शहर अपना विस्तार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब भी इतनी बड़ी आबादी है जो देश की लगभग 55% आबादी आज भी कृषि कार्यों में संलग्न है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है। वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जो आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, और ऐसा नहीं कि नगरों में कोई कृषि कार्य करता ही नहीं है, नगरों में भी कृषि कार्य होते हैं, लेकिन नगरों के प्रकार अभी हम देखेंगे बहुत विस्तार से, महानगर, सदनगर, विश्वनगर, ऐसे नगरों की बातें आएंगी। लेकिन मोस्टली पॉपुलेशन जो बात करें, मुख्यतः यहाँ की जनसंख्या जो है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। ऐसे में जिन क्षेत्रों की जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में है वो नगरीय अधिवास, और जिन क्षेत्रों की जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है वो ग्रामीण अधिवासों के नाम से जाने जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। अभी जो हम देखकर आए हैं वो अधिवासों के प्रकारों का जिक्र किया है, और अधिवासों के प्रकारों में 2 प्रकार ग्रामीण और नगरीय देखा। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला अधिवास जो आता है वो आता है सघन अधिवास। नाम के अकॉर्डिंग ही सघन मतलब पास पास, अधिवासों का ऐसा समूह जिनमें मकान या आवास पास पास होते हैं, ऐसे अधिवास सघन अधिवास कहलाते हैं। जिस तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, ये पास पास हैं, बीच में रास्ते निकले हुए हैं। आवासों का ऐसा समूह जो पास पास हो, जिनमें मकान संगठित हो, ऐसे अधिवास सघन अधिवास कहलाते हैं। इन अधिवासों की विशेषता यह है कि यहाँ के जो लोग होते हैं, इन अधिवासों में निवास करने वाले जो निवासी होते हैं, ये एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। अर्थात खुशी हो या गम, दोनों ही स्थितियों में यहाँ के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, हर वक्त
हमेशा हर परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ होते हैं। यहाँ का जो सामाजिक बंधन है वो काफी मजबूत होता है। सघन अधिवासों की विशेष विशेषता है ये, एक तो मकान पास पास होंगे, दूसरा अधिवासों के अंतर्गत निवास करने वाले जो निवासी हैं ये एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। सामाजिक संगठन यहाँ का काफी मजबूत पाया जाता है। ये सघन अधिवासों की विशेष विशेषता है। जबकि दूसरा जो अधिवास आता है वो प्रकीर्ण अधिवास आता है, जो ठीक इसका विपरीत होता है। प्रकीर्ण अधिवास ऐसे अधिवास जो पास पास ना होकर दूर दूर होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, खेतों के अंतर्गत बड़े बड़े खेत होते हैं, एक खेत में एक झोपड़ी बनी हुई है, दूसरे खेत में दूसरी झोपड़ी है, दो झोपड़ियों के मध्य काफी डिस्टेंस पाया जाता है, फिर तीसरे खेत में तीसरी झोपड़ी बनी हुई है। ये कारण है क्योंकि अपने अपने खेतों की यहाँ के लोग रखवाली करते हैं, खेतों में ही इनका मोस्टली समय गुजरता है। ऐसे में ये अलग से किसी क्षेत्र में मकान बनाए वो पॉसिबल नहीं, इसीलिए अपने अपने खेतों में ही ये अपना मकान बना लेते हैं। खेत का आकार छोटा नहीं होता, खेत के आकार बड़े बड़े होते हैं, और एक खेत में यानी एक व्यक्ति के खेत में दूसरा व्यक्ति निवास बना ले, आवास बना ले, वो संभव नहीं है। इसलिए लोग अपने अपने आवास अपने अपने खेतों में बनाते हैं, और जितना गैप इनके खेतों के मध्य होता है, जितना बड़ा खेत होता है, उतना ही गैप इनके मकानों में आता चला जाता है। अर्थात प्रकीर्ण अधिवास, जहां सघन अधिवास पास पास होते हैं, तो वहीं प्रकीर्ण अधिवास एक दूसरे से इस तरह से दूर दूर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, छितरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें लोग सुख दुख में सहभागी नहीं होते। यहाँ का जीवन एकाकी होता है, व्यक्ति अपने लिए जीवन यापन करता है, दूसरे व्यक्ति के सुख दुख से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कटे हुए होते हैं, एक दूसरे से काफी ज्यादा ये योगदान भी देते हैं, लेकिन जो बात सघन अधिवासों में पाई जाती है वो यहाँ देखने को नहीं मिलती। आप सपोज कर सकते हैं कि इस तरह से मकान बने हुए हैं, एक मकान यहाँ है और दूसरा मकान यहाँ है। अब इस मकान में कोई घटना घटित हो गई है तो इस मकान तक इसकी जानकारी पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन यहाँ देखें अगर इस मकान में कोई घटना घटित हो गई है तो जस्ट पास वाले मकान को इसकी जानकारी हो जाएगी, और इसके बाद इसको, और इसके बाद पूरे क्षेत्र में जानकारी तुरंत जंगल की आग की तरह फैल सकती है। तो यहाँ प्रकीर्ण अधिवासों के अंतर्गत आवास दूर दूर होते हैं, जबकि सघन अधिवासों में आवास पास पास होते हैं। प्रकीर्ण अधिवासों के अंतर्गत लोग सुख दुख में सहभागी कम होते हैं, और यहाँ पर जो सामाजिक बंधन है वो मजबूत नहीं होता। मकान छितरी हुई अवस्था में या बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रकार आता है ग्रामीण अधिवासों का ही, वो है मिश्रित अधिवास। मिश्रित नाम के अकॉर्डिंगली मिक्स, यानी दोनों के मध्य मिश्रण होता है। इन अधिवासों के जो मकान हैं वो ना तो पास पास होते हैं और ना ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, कुछ पास पास भी होते हैं तो कुछ दूर दूर भी होते हैं, यानी मिश्रण है। कहीं कहीं पर पास पास हो जाएंगे, कहीं पर कोई दूर हो जाएगा, फिर पास पास हो जाएंगे, फिर कोई दूर हो जाएगा मकान। इस प्रकार से यानी मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है हम ये कह सकते हैं ना तो मजबूत होता है और ना ही ढीला होता है। लोग सामान्य जीवन जीते हैं, ना ही इनका जीवन एकाकी होता है और ना ही इनका जीवन संयुक्त होता है। अर्थात मिश्रित अधिवास, जिनमें सघन अधिवास और प्रकीर्ण अधिवास दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। और एक लास्ट आता है पल्ली या पुराना।
इस नाम को आप समझने का प्रयास करें तो प्राचीन समय में जब हमारे भारत के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, 4 प्रकार के वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे, उस समय ये व्यवस्था काफी देखने को मिलती थी। इसमें होता क्या था कि स्थान विशेष पर, सपोज कीजिए इस प्रकार से एक स्थान है, स्थान विशेष पर अपने अपने जाति के लोग, अपने अपने समुदाय के लोग, अपने अपने धर्म के लोग एक स्थान विशेष पर आवास बना लेते थे, लेकिन दूसरे धर्म, दूसरी जाति, दूसरे समुदाय से इनके मकान दूर दूर होते थे। इस तरह से हम 4 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करें, ये हिंदुओं के मकान हो गए, ये मुस्लिमों के मकान, ये सिखों के, और ये ईसाइयों के। अब आप देख सकते हैं कि ये मकान बिल्कुल पास पास हैं, ये पास पास, ये पास पास और ये पास पास, लेकिन इन सबके मध्य जो डिस्टेंस पाया जा रहा है वो काफी अधिक है। अर्थात एक जाति, एक धर्म के लोग एक स्थान विशेष पर आवास बनाते थे, लेकिन दूसरी जाति और दूसरे धर्म से उनका जो दायरा होता था, जो दूरी होती थी, वो अधिक होती थी। आज भी हालांकि ये देखने को मिलता है, लेकिन आज ये स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो गई है। आज मुस्लिमों के क्षेत्र में हिंदू भी निवास कर रहा है और हिंदुओं के क्षेत्र में मुस्लिम भी निवास कर रहे हैं। उच्च जाति के क्षेत्र में निम्न जाति और निम्न जाति के क्षेत्र में उच्च जाति आजकल निवास कर रही है। अर्थात वर्तमान में सामाजिक बंधन ढीले होते जा रहे हैं। इसीलिए इनका जो नाम रखा गया है वो पुराना रखा गया है। प्राचीन समय में ये अधिवास पाए जाते थे, जहाँ पर एक जाति, एक धर्म के लोग एक स्थान विशेष पर और दूसरी जाति और दूसरे धर्म के लोग दूसरे स्थान विशेष पर निवास किया करते थे। तो ग्रामीण अधिवासों के 4 प्रकारों को आप सामने देख सकते हैं: सघन अधिवास, प्रकीर्ण, मिश्रित और पल्लिया पुराना। चारों के बारे में, सघन अधिवास में मकान पास पास होते हैं, प्रकीर्ण अधिवास में मकान दूर दूर होते हैं, मिश्रित में ना पास पास ना दूर दूर, थोड़े से पास भी थोड़े से दूर भी, यानी मिश्रण होता है इन दोनों का, और पल्ली या पुराना जिसमें जाति विशेष, धर्म विशेष, वर्ग विशेष, समुदाय विशेष के लोग अपने क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन दूसरे समुदाय से, दूसरे धर्म, दूसरी जाति से इनके मकान दूरी बनाए हुए होते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। शेष इस लेसन के पार्ट आगामी वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारा YouTube चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारिक को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए धन्यवाद।